90s के दशक का एक नाम जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए एक सपना था, वो वापस आ गया है, टाटा सिएरा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वापसी सिर्फ एक पुराने नाम को भुनाने की कोशिश है या इसमें सच में वो दम है जो आज के ज़माने में अपनी जगह बना सके। बिल्कुल, और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमारे पास टाटा सिएरा के लॉन्च से जुड़ी हर जानकारी है, इसके डिज़ाइन से लेकर इंजन तक, और सबसे ज़रूरी इसकी कीमत। तो हमारा मकसद इन तमाम तथ्यों को खंगाल कर ये समझना है कि क्या नई सिएरा अपनी विरासत के साथ न्याय कर पाती है। देखिए, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ पुरानी यादों का मतलब नॉस्टैल्जिया का भारी बोझ है, और दूसरी तरफ हुंडई क्रीटा और किया सेल्टॉस जैसे दिग्गजों से भरा एक बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार। हाँ, वहां तो जगह बनाना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहां सिर्फ एक अच्छी गाड़ी बनाना काफी नहीं है। टाटा को एक कहानी सुनानी होगी, एक ऐसा अनुभव देना होगा जो लोगों को पुरानी यादों से भी जोड़े और भविष्य की टेक्नोलॉजी का एहसास भी कराए। तो चलिए देखते हैं कि वो इस कोशिश में कितने कामयाब हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले नजर आती है, इसका डिजाइन। हाँ, इसे देखकर एक बात तो साफ है, टाटा ने पुरानी 3 डोर वाली सिएरा को कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है जी। ये एक पूरी तरह से नई और मॉडर्न गाड़ी लगती है। बिल्कुल। और यही सही तरीका भी है। आप 30 साल पुरानी डिजाइन को आज नहीं बेच सकते। उन्होंने जो किया है वो है पुरानी सिएरा की कह सकते हैं आत्मा को पकड़ना। जैसे सामने की तरफ वो पूरी चौड़ाई में फैली हुई एलईडी लाइट बार, ये गाड़ी को एक बहुत ही दमदार और मतलब फ्यूचरिस्टिक पहचान देती है। और वो दरवाजों में फ्लश हैंडल्स, वो तो काफी प्रीमियम लगते हैं। हाँ, वो आजकल सिर्फ महंगी लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर इसे सड़क पर एक अलग पहचान देती हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है पुरानी सिएरा की सबसे बड़ी पहचान, उसकी वो बड़ी सी एल्पाइन विंडो, उसको वापस लाने का तरीका। हाँ, और ये डिजाइन की बहुत बड़ी चतुराई है। उन्होंने असल में वो बड़ा सा शीशा तो नहीं लगाया, लेकिन कुछ और किया है। बिल्कुल। ओरिजिनल सिएरा में पीछे बैठना एक अलग ही अनुभव था, जैसे आप किसी कांच के बड़े से बुलबुले में बैठे हों। अब एक 5 डोर एसयूवी में वैसा करना मुमकिन नहीं था, सुरक्षा के लिहाज से भी। सही बात है। तो उन्होंने बी और सी पिलर्स को, यानी दरवाजों के बीच के खंभों को काला कर दिया है। इससे एक भ्रम पैदा होता है, एक एहसास कि कांच का हिस्सा बहुत बड़ा है और छत हवा में तैर रही है। ये पुरानी डिजाइन को एक बहुत ही समझदारी भरा सलाम है। और एक तकनीकी डिटेल जो शायद कई लोग नजरअंदाज कर दें, लेकिन वो इंजीनियरिंग की ताकत दिखाती है। इसकी हेडलाइट्स। मैंने पढ़ा है कि ये भारत में बनी किसी भी गाड़ी की सबसे पतली हेडलैम्प्स हैं, सिर्फ 17 mm की। इसका मतलब है कि टाटा अब सिर्फ मजबूत लोहा बनाने पर ध्यान नहीं दे रही, वो डिजाइन और इंजीनियरिंग की बारीकियों में भी महारत हासिल कर रही है। मतलब अब फाइनेंस पर भी काम हो रहा है। हाँ, इतनी पतली और पावरफुल बाइलेड हेडलैम्प बनाना आसान नहीं होता। ये दिखाता है कि कंपनी का मकसद सिर्फ एक मजबूत गाड़ी बनाना नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और तकनीकी रूप से उन्नत गाड़ी बनाना भी है। और जब आप इसे इसके रंगों के नामों के साथ देखती हैं, कूर क्लाउड्स, बंगाल रूज, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। बिल्कुल, वो इसे सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं बल्कि भारत की विविधता से जुड़ी एक पहचान के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो ये फ्लश डोर हैंडल्स और पतली हेडलाइट्स गाड़ी को बाहर से तो एक बहुत क्लीन और प्रीमियम लुक देते हैं। क्या यही प्रीमियम एहसास गाड़ी का दरवाजा खोलने पर अंदर भी मिलता है? अंदर की कहानी तो शायद बाहर से भी ज्यादा दिलचस्प है। पहली नजर में आपको एक साफ सुथरा ब्लैक और ग्रे थीम वाला कैबिन दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, डैशबोर्ड जिंदा हो उठता है। बिल्कुल। आप उस ट्रिपल स्क्रीन सेटअप की बात कर रहे हैं, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और साथ में 2 बड़ी-बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स। जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो क्या? ये एक बहुत बड़ा दाव है। एक तरफ ये कैबिन को फ्यूचरिस्टिक दिखाता है और सीधे लग्जरी सेगमेंट से प्रेरणा लेता है। हाँ, ये तो है। ये एक ऐसा फीचर है जो इसे क्रेटा और सेल्टॉस से तुरंत अलग कर देता है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है। क्या भारतीय ग्राहक, जो शायद पहली बार इतनी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी चला रहा है, इसे इस्तेमाल करने में सहज होगा? और क्या ये वाकई उपयोगी है या सिर्फ दिखाने के लिए है? वही बात है। टाटा यहाँ टेक्नोलॉजी को अपनी नई पहचान बना रही है, लेकिन इसकी असल परीक्षा रोजमर्रा की ड्राइविंग में होगी। और सिर्फ स्क्रीन्स ही नहीं, स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल नया है, जिस पर टाटा का लोगो जलता है। लेकिन क्या इस सेगमेंट में अब वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 एडास जैसी चीजें स्टैंडर्ड नहीं बनती जा रही हैं? बिल्कुल,
और सियरा में ये सब कुछ है। वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल 2 एडास भी। एडास को जरा आसान भाषा में समझाएंगे? आसान भाषा में ये गाड़ी का वो सिस्टम है जो कुछ हद तक अपने आप को संभाल सकता है, जैसे ट्रैफिक में अपने आप आगे बढ़ना और रुकना या अपनी लेन में बने रहना। ये सारे फीचर्स साफ दिखाते हैं कि टाटा अब सिर्फ सुरक्षा और मजबूती के दम पर नहीं लड़ना चाहती। वो अब फीचर्स की लड़ाई में भी सीधे तौर पर hyundai और किया को चुनौती दे रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है टाटा की सोच में। वो सिर्फ लोहे की मजबूती बेचने से आगे बढ़कर एक स्मार्टफोन ऑन व्हील्स जैसा अनुभव देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ फीचर्स भर देने से ग्राहक क्रेटा और सेल्टॉस जैसे स्थापित ब्रांड्स को छोड़ देगा? उनकी अपनी एक विश्वसनीयता और सबसे बड़ी बात रीसेल वैल्यू है। यहीं पर सियरा का नाम और उसकी विरासत काम आती है। ये सिर्फ एक और मिड साइज एसयूवी नहीं है, ये सियरा है। टाटा इसी भावनात्मक जुड़ाव का फायदा उठाना चाहेगी। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको वो सारे फीचर्स दे रहे हैं जो बाकी लोग दे रहे हैं, लेकिन हम आपको टाटा की सुरक्षा और सियरा की विरासत भी दे रहे हैं। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली संयोजन हो सकता है अगर गाड़ी असल में उम्मीदों पर खरी उतरे। तो डिजाइन और फीचर्स के मामले में तो ये गाड़ी काफी दमदार लग रही है, लेकिन क्या बॉनेट के नीचे भी यही कहानी है? क्या इसमें वो पावर है जो इसके लुक्स को सही ठहरा सके? यहाँ पर टाटा ने 3 इंजन के विकल्प दिए हैं, जो आज के जमाने में थोड़ा अजीब लगता है जब ज्यादातर कंपनियां विकल्प कम कर रही हैं। हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल, टाटा किसी भी ग्राहक को दरवाजे से वापस नहीं भेजना चाहती। इसे ऐसे समझिए, आपके पास 3 तरह के ग्राहक हैं। अच्छा, तो अगर मैं एक ऐसी ग्राहक हूं जो ज्यादातर शहर में गाड़ी चलाती है, जिसे आराम और अच्छे माइलेज से मतलब है, तो मेरे लिए कौन सा इंजन है? आपके लिए है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। नेचुरली एस्पिरेटेड का मतलब है बिना टर्बो वाला, एक सीधा साधा और भरोसेमंद इंजन। और पावर? शहर के लिए काफी है। 106 PS की पावर देता है, जो शहर की भीड़भाड़ के लिए काफी है। और इसके साथ आपको 7 स्पीड DCA ऑटोमेटिक का विकल्प भी मिलता है, जो शहर के ट्रैफिक के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब दूसरे ग्राहक की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे परफॉर्मेंस का शौक है, मुझे हाईवे पर गाड़ी भगाना पसंद है, तो आपके लिए है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। टर्बो लगते ही इंजन का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। ये इंजन 160 PS की जबरदस्त पावर देता है। 160 PS! ये आंकड़े तो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक बनाते हैं। बिल्कुल, हाईवे पर ओवरटेक करना हो या घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाने का मजा लेना हो, ये इंजन आपको निराश नहीं करेगा। और तीसरा विकल्प, डीजल। बहुत सी कंपनियां अब डीजल इंजन बंद कर रही हैं, टाटा ने इसे क्यों रखा? क्योंकि भारत में आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लंबी दूरी तय करता है, जिन्हें टॉर्क और माइलेज दोनों चाहिए। उनके लिए 1.5 लीटर डीजल इंजन है। इसका टॉर्क काफी प्रभावशाली होगा फिर तो। हाँ, 118 PS की पावर और ऑटोमेटिक में 280 Nm तक का टॉर्क। जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं या जिनकी रनिंग बहुत ज्यादा है, वो आज भी डीजल को ही प्राथमिकता देते हैं। तो 3 इंजन देकर टाटा ने हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए टाटा का नाम एक गारंटी बन चुका है, सुरक्षा। 5 स्टार रेटिंग तो अब टाटा की गाड़ियों के लिए आम बात हो गई है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग ही किया। हाँ, वो सियरा बनाम सियरा का क्रैश टेस्ट। ये मार्केटिंग का एक जीनियस स्ट्रोक था। सही में, मतलब आमतौर पर कंपनियां आपको एक सर्टिफिकेट दिखाती हैं, और टाटा ने कहा, सर्टिफिकेट छोड़िए, आप अपनी आंखों से देखिए। उन्होंने 2 नई सियरा को एक दूसरे से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा कर दिखाया। और उसके नतीजे क्या थे? क्योंकि वीडियो में तो सब कुछ बहुत नाटकीय लगता है। नतीजे बेहद प्रभावशाली थे। 2 बातें सबसे अहम थी। पहली, टक्कर के बाद गाड़ी का पैसेंजर केबिन, यानी जहां लोग बैठते हैं, वो ढांचा पूरी तरह से महफूज रहा। और दूसरी, जो शायद जान बचाने के लिहाज से सबसे जरूरी है, टक्कर के बाद गाड़ी के चारों दरवाजे बिना किसी दिक्कत के खुल गए। ये बहुत जरूरी है। एक भयानक हादसे के बाद गाड़ी में फंस जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, ये दिखाना कि दरवाजे जाम नहीं हुए एक बहुत बड़ा भरोसा देता है। साथ ही फ्यूल टैंक भी लीक नहीं हुआ, जिससे आग लगने का खतरा टल गया। ये ग्राहकों में भरोसा जगाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि एक वादा बन जाता है। सही कहा, ये सुरक्षा को एक लैब की रिपोर्ट से निकालकर असल दुनिया की हकीकत बना देता है। इसका असर किसी भी विज्ञापन से कहीं ज्यादा गहरा होता है।
तो डिज़ाइन शानदार है, इंटीरियर टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं, इंजन के विकल्प ज़बरदस्त हैं और सुरक्षा बेमिसाल है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आखिर में गाड़ी की किस्मत का फैसला तो एक ही चीज़ करती है, कीमत। हाँ, कीमत। लॉन्च से पहले बाजार में अनुमान था कि ये 12 लाख रुपए से शुरू होगी। हाँ, और टाटा ने सबको थोड़ा चौंकाते हुए इसे 11,49,000 रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया, जो बाजार की उम्मीदों से 50,000 रुपए कम है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक अच्छी शुरुआत है। ये इसे सीधे सीधे क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले में एक बहुत मजबूत दावेदार बना देता है। 11,49,000 रुपए में इतनी बड़ी और फीचर लोडेड एसयूवी, ये तो काफी आकर्षक सौदा लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि कीमत बहुत प्रतिस्पर्धी है, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो यहाँ एक अलग नजरिया भी बनता है। मतलब? कीमत अच्छी है, लेकिन क्या ये सनसनीखेज है? क्या ये वो कीमत है जो बाजार में तहलका मचा दे? मुझे लगता है कि यहाँ टाटा एक बहुत बड़ा मौका चूक गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? 12 लाख की उम्मीद के सामने 11.5 लाख की कीमत तो अच्छी ही है। अच्छी है, पर गेम चेंजर नहीं है। सोचिए, अगर टाटा किसी तरह से एक बेसिक मॉडल को 10 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के नीचे ले आती, मान लीजिए 9,99,000 रुपए। 9,99,000। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी हेडलाइन क्या होती? नई टाटा सिएरा 10 लाख से कम में लॉन्च। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर बन जाती। इसका असर सिर्फ क्रेटा सेल्टॉस के ग्राहकों पर ही नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ता जो शायद वेन्यू या ब्रेजा जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे थे। बिल्कुल वही बात है। 10 लाख से कम की कीमत इसे एक मिड साइज एसयूवी से उठाकर हर किसी की ख्वाहिशों की लिस्ट में डाल देती है। तो 11,49,000 लाख एक सोची समझी और सुरक्षित कीमत है। सुरक्षित कीमत है। ये दिखाती है कि टाटा ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है और वो उसकी सही कीमत वसूलना चाहती है। लेकिन एक आइकॉनिक नाम की वापसी के साथ अगर एक ऐतिहासिक कीमत भी होती तो शायद ये लॉन्च भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में दर्ज हो जाता। कीमत अच्छी है, पर ये वो मास्टर स्ट्रोक नहीं है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। टाटा सिएरा एक महान नाम के साथ वापस आई है और इस बार वो सिर्फ नाम के सहारे नहीं है। उसके पास एक भविष्यवादी डिजाइन है, टेक्नोलॉजी से भरा कैबिन है और सुरक्षा का एक ऐसा वादा है जिसे उन्होंने सबके सामने साबित करके दिखाया है। इसका अंतिम विश्लेषण यही है कि ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक बहुत ही गंभीर प्रतियोगी है। ये अब सिर्फ एक भावनात्मक पसंद नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक और समझदारी भरी पसंद भी है। और असली परीक्षा तो जनवरी 2026 से सड़कों पर शुरू होगी। बिल्कुल, जब हजारों ग्राहक इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएंगे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2026 की शुरुआत में ही इसका पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने वाला है, जो दिखाता है कि सिएरा की कहानी अभी शुरू हुई है। सही कहा। ये सिर्फ एक गाड़ी का लॉन्च नहीं, बल्कि टाटा के एक नए आत्मविश्वास का ऐलान है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ओरिजिनल सिएरा अपने अनोखे 3 डोर डिजाइन और एक लाइफस्टाइल अपील के लिए मशहूर थी। वो एक ऐसी गाड़ी थी जिसे लोग प्रैक्टिकलिटी के लिए नहीं, पैशन के लिए खरीदते थे। हाँ, वो एक अलग ही गाड़ी थी। ये नई 5 डोर गाड़ी कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है, परिवार के लिए है और आम ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि सिएरा को एक प्रतिस्पर्धी मास मार्केट एसयूवी बनाने की इस प्रक्रिया में क्या उसका वो ओरिजिनल, कुछ अलग कर दिखाने वाला थोड़ा विद्रोही चरित्र कहीं खो गया है, या ये बस एक नई पीढ़ी के लिए समय के साथ हुआ एक जरूरी विकास है?